नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी के सफर पर। दोस्तों ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है प्रवीण। प्रवीण वैसे तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं, लेकिन उस टाइम गुजरात में काम करते थे फैक्ट्री में, और किराए के घर पर रहते थे अपने दोस्त के साथ में, जिसका नाम था विजय। अब वो विजय जो था ना, बहुत ही जुगाड़ू किस्म का इंसान, जो कोई काम महंगे में कोई करता था और उसको जुगाड़ लगा करके वो सस्ते में करवा देता था। ऐसा ही दोस्त था। प्रवीण बताते हैं कि वो रात में कभी भूल नहीं सकते जब उसी जुगाड़ के चक्कर में मैं कहूँ ना कि मैं इतना डर चुका था, इतनी खौफ में आ चुका था, या कहूँ कि मेरी जान जाती जाती बची थी। तो क्या हुआ था प्रवीण के साथ में, आइए हम विस्तार से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं प्रवीण की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम प्रवीण है। अब मैं गुजरात में एक फैक्ट्री में काम करता था। मेरी शादी नई हुई थी। आज जब मैं गांव में था ना, जब मेरी दुल्हन आई थी तो मैं महीने भर की छुट्टी आया था। जब छुट्टी खत्म हो गई तब मेरे बापू कहने लगे, मेरी माँ कहने लगे कि अरे प्रवीण, बहुरिया के भी साथ लेते जा, ये अकेले तेरे बिना रह नहीं पाई। अब वो मजाक में बोले थे या सीरियस होकर के, लेकिन मैं कहने लगा नहीं बापू, मेरा तो अपने रहने का अब एक तरह से ठिकाना नहीं है। अब मैं तो अपने दोस्त के साथ में रहता हूँ। तब बापू कहने लगे नहीं बेटा, तू अपनी वाइफ को लेके जा, ये मेरा ऑर्डर है। अब इसके बाद में सही में माँ भी यही बात बोल रही थी, परिवार के और बाकी जो लोग थे यही समझा रहे थे, देख बेटा तुम्हारी शादी हुई है और अपनी पत्नी के साथ में रखो, यही तो तुम्हारा उम्र है खेलने का कूदने का, नौकरी तो जिंदगी भर चलती रही। आखिरकार बात मेरे समझ में आ गई थी। तब मैं अपने माँ बाप से कहा कि देखो अभी तो मैं अपने दोस्त के साथ में रहता हूँ, मुझे एक नया घर लेना पड़ेगा। इसके बाद जब मैं आपको फोन करूँ तब आप मेरी पत्नी को लेकर आ जाना, आप भी इसी बहाने गुजरात घूम लेना आपको, और अब मैं अपनी पत्नी को भी साथ साथ में घुमा दूंगा, बहुत कुछ देखने लायक है गुजरात में। तब मेरे पिता कहने लगे कि हाँ ठीक है, तेरी बात को मैं सहमत हूँ, लेकिन अब भूलना मत, जाते ही घर को व्यवस्था करना और फिर फोन करना ताकि मैं तुम्हारी पत्नी को लेके आ सकूं। मैं जब शहर पहुंचा, गुजरात पहुंचा, तो मेरा दोस्त अब मेरे साथ में हाजिर था। मैं अपनी समस्या बताया तो हंसने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, सब कुछ मैं सेट करवा दूंगा। लेकिन अभी मेरा हाथ खाली था, जो भी पैसा कमाया था सब शादी वगैरह में खर्च हो गया था। मैं कहने लगा कि देखो नई गृहस्थी बसानी है, पैसा काफी लगेगा भाई। तब कहने लगा कि देख मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा, तू टेंशन मत ले, जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही तुम्हें करना है। रहा घर का सवाल, तो ये घर मेरी नज़र में है और तेरे लिए सही है, एकांत घर है और उसमें कोई तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा, तुम्हारी पत्नी भी आराम से रहेगी और तुम भी आराम से रहोगे। घर में देख लिया, घर वाकई पसंद आ गया। तब कहने लगा कि बताओ कैसा घर है। मैंने कहा कि घर तो बढ़िया है, कितना किराया है। कहने लगा कि तू मेरे पे छोड़ दे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वाकई वो घर सस्ते बजट में मुझे मिल गया था। हाँ, मैं उस घर को ले लिया। अब रहा इसके बाद में घर गृहस्थी सामान लाने की। अब नया तो इतना कॉस्टली था, मैं बाजार में गया था। अब मैं अब देख करके रेट को हैरान हो गया था। अब मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊं, पैसे जो थे और उसमें वो सामान पूरा नहीं आ सकता था। अब ये समस्या मैं अपने जुगाड़ू दोस्त विजय को बताया तो कहने लगा तू टेंशन क्यों लेता है, चल कबाड़ी मार्केट चलते हैं, अरे वहाँ पर अच्छे अच्छे सामान मिल जाते हैं सस्ते भाव में। मैं हैरान रह गया, कबाड़ी मार्केट में अब घरेलू सामान। तब कहने लगा हाँ कभी गया नहीं है क्या। मैंने कहा नहीं मैं नहीं गया हूँ, चल चलते हैं। मैं मन ही मन थोड़ा परेशान था तो पूछने लगा क्या बात है, परेशान क्यों दिख रहा है। मैं कहने लगा कि देखो मेरी नई पत्नी आई है, अब पुराने सामान अब कुछ अलग नहीं लगेगा। तब वो कहने लगा अरे बाबा कुछ सामान ऐसे भी आते हैं जो नए की तरह दिखते हैं, तू पहचान नहीं पाएगा कि पुराना है, चलते हैं वहीं देख कर बात करेंगे। आखिरकार हम कबाड़ी मार्केट में गए। आज जो कहूँ ना कि जो सामान दुकान में बिक रहा था, हाँ कुछ पुराने जरूर थे लेकिन हमारे घर गृहस्थी के लिए सही थे। मैं सामान खरीद लिया। अचानक एक नज़र मेरी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। ड्रेसिंग टेबल देख करके मैं कहने लगा कि इसको भी ले लूँ, मेरी वाइफ को जरूरत पड़ेगी सजने संवरने के लिए। आखिर मेरे घर में एक छोटा सा आईना था और उससे कहाँ बात बनने वाली है। अब तो ये औरतों के लिए एक ज़रूरत की चीज़ है। सही कहूँ ना कि मैं उसको देख करके इतना मोहित हो गया था,
मुझे लगा कि हाँ, ये मेरे घर में होना चाहिए। ना जाने उस जो ड्रेसिंग टेबल था उसमें क्या आकर्षण था, मैं आकर्षण के जाल में फंस गया था। सही रेट में मिल गया तो मैं वो भी ले लिया। घर अपना जो भी था सजा दिया मैं। घर गृहस्थी का सब सामान अब मेरे पास में मौजूद था। ड्रेसिंग टेबल को मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं लगाऊं कहाँ पर। अब कमरा में या कमरे के बरामदे में कहाँ पर लगाऊं मैं समझ नहीं पा रहा था। तब मेरे जुगाड़ दोस्त कहने लगा, अरे तो इसका टेंशन छोड़ दे, ये तेरी पत्नी जब आएगी ना तो अपने आप जहाँ उसको सुविधा होगा अपने आप लगा देगी। फिलहाल इसको तो बरामदे में रख दे, तुझे कौन सा सजना सवरना है, तेरी पत्नी आकर सब कुछ सेट कर देगी, जो तूने करना था कर दिया। बात सही कह रहा था। अब मैं बरामदे में रख दिया। अब मैं उस घर में रहने के लिए आ गया था। एक दिन बाद ही दोस्त जो था अब कहने लगा कि मैं तेरे साथ में क्यों जाऊं, अब तू अकेले की आदत लगा और तेरी पत्नी आ जाएगी, अब तुम दोनों मियाँ बीवी रहना। अब मेरे से तेरा संबंध अब वो पहले वाला नहीं रहेगा। हम मिलेंगे ज़रूर, बाहर मिलेंगे, कंपनी में मिलेंगे, लेकिन अब तेरे घर पे मैं बहुत कम आऊँगा जाऊँगा। अब मुझे अपने उसमें रहना पड़ेगा, हद में। मैं सही कहूँ ना कि मैं जब भी कमरे में इधर से उधर घूमूं कुछ खाली खाली से महसूस होने लगता था कि हाँ कुछ कमी है। मैं ड्रेसिंग टेबल जैसे मेरे को आकर्षित कर रहा था। हाँ, मैं उसके पास पहुंच जाता था। मैं सोचता था कि किस कोने में, अपने घर के किस कोने में फिट करूं। मैं ले भी गया, लेकिन जिस एंगल में रखता था मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ना, इस जगह पर नहीं होना चाहिए। खैर छोड़ो, जब पत्नी आएगी तो देखा जाएगा। फिर मैं बरामदे में निकाल के उसको रख दिया। हाँ, मैं अपने पिता को फ़ोन कर दिया था। पिता 2 दिन के बाद मेरी पत्नी को लेकर गुजरात पहुंचने वाले थे। और इसके बाद मुझे छुट्टी भी लेनी थी। पिता को गुजरात भी घुमाना था, पत्नी को भी घुमाना था। और 3-4 दिन मेरे पिता रहने वाले थे। इसके बाद वापस चले जाते। और इसके बाद हम पति पत्नी यहाँ रहते। सही कहूँ ना तो मैं उस आईने को एक तरह से भूल गया था। हाँ, मैं अपना दिन में ड्यूटी करूँ, अपने दोस्त से मिलूँ और फिर रात के टाइम अपने घर पर आ जाऊँ। किचन में मैं जाऊँ और कुछ बनाने का कोशिश करूं, लेकिन जो मेरा विजय बनाता था ना वैसे मैं बना नहीं पाता था। और तब मैं अपने दोस्त की कमी अखरती थी। खैर जो भी है, रूखा सूखा मैं बना कर पेट भर लेता था। और रात को मैं अब अपने बिस्तर पर आ चुका था। पंखा चल रहा था, नींद आ रही थी बढ़िया सी। कब मेरी आंख बंद हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली ना तो मुझे महसूस हो रहा है कि आसपास में महक उठ रही है। लेडीज अब सेंट का, स्प्रे का, जैसे कोई अपने कपड़े पर अभी अभी सेंट का, खुशबू का प्रयोग किया है। मैं कहूँ मेरी आँख खुल गई। मैं अपने कमरे में देखा, कोई नहीं था। बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था कमरा। हर कोने में देख लिया, आसपास में, लेकिन खुशबू थी ना वो बाहर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे मेरा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, उसमें से लग रहा था कि बाहर से हवा आ रही ना, तभी ये सुगंध बाहर से उड़ती हुई हमारे कमरे में पहुंच रही है। हाँ, मैं उठ के खड़ा हो गया। घड़ी देखा, रात के करीब 1 बज रहा था। हाँ, मैं बरामदे में पहुंचा, दरवाज़ा खोला। हाँ, मैं उस खुशबू का सोर्स को समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये लेडीज जो स्प्रे है, सेंट है, ये कहाँ से आ रही है, कौन रात में प्रयोग कर रहा है। अब जैसे मेरी निगाह बरामदे में पड़ी, अब वो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ती है तो मैं चौंक जाता हूँ। ड्रेसिंग टेबल के सामने में एक लड़की बैठी हुई है और वो सच संवर रही है। कौन हो सकती है भाई? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं ये सपने मेरे साथ तो नहीं चल रहा है। मैं सपने में हकीकत में फर्क नहीं महसूस कर रहा था। मैं जब उस लड़की को देखा ना कि वो ड्रेसिंग टेबल का इस्तेमाल कर रही है, और ड्रेसिंग टेबल तो मेरा खाली पड़ा था। अभी तो उसमें कोई ना मेकअप का सामान, ना कोई कंघी, ना कुछ और आइटम, लेकिन उस टाइम उस टेबल पर बहुत सारा लेडीज का सामान रखा हुआ था। वो लड़की अपने आप को मेकअप कर रही थी और फिर संवर रही थी। मैं देख करके संभवित हो गया था। आखिरकार मुझे लगने लगा कि मैं सपने के अंदर में हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कमरे में आ गया, फिर लेट गया। लेटने के बाद अब कहूँ ना कि मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ कि मैं नींद में हूँ, और तब मुझे आवाज़ हुआ कि नहीं, मैं नींद में नहीं हो सकता।
फिर मैं उठता हूँ, उस जगह पर जाता हूँ और तब जाकर देखता हूँ तो लड़की गायब है। मुझे लगा कि मैं नींद में ही ये सब हुआ होगा। चलो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा कभी कभी सपना आ जाता है। इतना भयानक सपना तो नहीं था। अब मैं कहूँ कि अब रात वो निकल गई और अब ऐसी चीज़ कोई घटना मेरे साथ में नहीं हुई। सुबह फिर मैं अपने काम पर। 2 दिन के बाद अब मेरा परिवार भी आने वाला था, मेरी वाइफ आने वाली थी, पिताजी आने वाले थे। मैं अपने काम पर, सारा दिन नौकरी पर और फिर शाम को टाइम घर पर। जो भी रूखा सूखा बनाना था किचन में, अब बना करके अपना पेट भर लिया था और फिर सोने की तैयारी करने लगा। आखिरकार सेम टाइम पर रात के 12 बजे 1 बजे के बीच में वही खुशबू मुझे महसूस हुई। अजीब सी खुशबू थी। मेरी नाक में जैसे ही उस खुशबू का महसूस किया, नाक ने, मेरी आंख खुल गई। वो खुशबू को मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूं कि खुशबू कल वाली है। मैं उठ कर खड़ा हो गया। अब मैं जान चुका था कि खुशबू कहाँ से आ रही है। खुशबू अंदर से नहीं, बाहर से आ रही है। दरवाज़ा खोला। अब मैं गलियारे में जब एक तरह से दाखिल हुआ और तब मैं देख रहा हूँ कि खुशबू का सोर्स कहाँ है। वही ड्रेसिंग टेबल, पुराना ड्रेसिंग टेबल जो मैं कबाड़ी मार्केट से लिया था, और उसी के सामने में एक लड़की खड़ी है। अब पूरा सामान, जैसे अब सब कुछ आइटम वहाँ रखा हुआ, कंघी से लेकर के ना जाने क्या क्या चीज़। अब मैं देख करके हैरान हो गया। लड़की अपने काम में व्यस्त है, वो मेरी तरफ नहीं देख रही है। मैं एकदम आश्चर्य में पड़ा हुआ उस लड़की को निहार रहा हूँ कि आखिर ये लड़की मेरे घर में कैसे आ गई, और इस आईने को, इस ड्रेसिंग टेबल को ये प्रयोग क्यों कर रही है, इसमें इसका क्या हक है। देखने में खूबसूरत, यंग लग रही थी। अब बड़े घर की ऐसी कपड़ा पहन रखी थी। मैं कहूँ ना कि मैं भूत प्रेत को समझा ही नहीं था कि लड़की कहीं भूत प्रेत हो सकती है। दिखने में ऐसी थी नहीं। जैसे मैं किस्से कहानियों में पढ़ा था कि भूत प्रेत अजीबोगरीब होते हैं, उनका चेहरा कुछ बिगड़ा होता है, पैर उल्टे होते हैं, ज़्यादातर हवा में चलते हैं। लेकिन ये पैर भी इसके सीधे थे, ज़मीन पर टिके हुए थे और एक आम इंसान की तरह दिखाई दे रही थी। तब मैं समझ नहीं पाया था। आखिरकार मैं कहूँ ना कि जोर से अब आवाज़ दी, अरे आप कौन हैं? आप इस आईने के पास में कर क्या रही हैं? लड़की मेरी बात को अनसुनी कर दिया, जैसे मेरी बात को अब परवाह ही नहीं कर रही हो। अपने काम में धुन में लगी हुई है, अपना मेकअप कर रही, कंघी कर रही है। जैसे मैं वहाँ खड़ा हूँ, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। मैं आश्चर्य में, मैं दोबारा आवाज़ दिया कि आप कौन हैं? आप इस ड्रेसिंग टेबल को कैसे इस्तेमाल कर रही हैं? दरवाज़ा तो बंद है, आप आई कैसे? लेकिन वो मेरी बात को सुन ही नहीं रही थी, अपने काम में व्यस्त थी। तब मुझे थोड़ा खतरे के घंटे का एहसास हुआ कि ये ड्रेसिंग टेबल खाली था, इसमें कोई मेकअप का सामान नहीं था। अब इसमें सब कुछ भरा हुआ दिखाई दे रहा। लड़की तो जिसे अपना ही सब कुछ समझ करके यहाँ पर खड़ी होकर के अपने को सजा रही थी, संवार रही थी। ये कैसे हो सकता है भाई? मैं तीसरी बार जोर से आवाज़ दिया कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रही हैं? आप बताती नहीं कि आप कौन हैं और हमारे घर के अंदर में क्या कर रही हैं? ये तो ड्रेसिंग टेबल हमारा है, ये तो खाली पड़ा हुआ था, इसमें इतना सारा सामान कैसे आ गया? लेकिन लड़की पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। अपने सजने संवरने में लगी हुई थी। और इसके बाद जब सजना संवरना सही हो गया, तब आपको आईने में देख रही है हर एंगल से। जैसे मैं वहाँ खड़ा हूँ, मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं, जैसे मैं उस जगह पर हूँ ही नहीं, जैसे उसको इस बात को इल्म ना हो कि मैं वहाँ पर खड़ा हूँ और उसको हर हरकत पर नज़र रखे हुए परवाह नहीं कर रही थी। चौथी बार बोला कि आप हैं कौन? आप जवाब क्यों नहीं देती हैं? और वो अभी भी मुझे इग्नोर कर गई थी। सच सवर करके अब फिर मेरे बगल से गुजरी और उसने मुझे ध्यान तक नहीं दिया कि मैं वहाँ खड़ा होकर के काफ़ी देर से उससे सवाल जवाब कर रहा हूँ, लेकिन वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही है, जैसे मेरा अस्तित्व वहाँ पर है ही नहीं। आखिरकार वो मेन दरवाजे पर पहुँची और जैसे पहुँची ना, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अब वो दरवाजे के बाहर, मैं कहूँ ना कि मैं गिरते गिरते बचा था। जब दरवाज़ा अपने आप खुला ना, तब मैं समझ गया ये कोई चमत्कारी लड़की है, ये कोई भूत प्रेत है,
कुछ अलग है, लेकिन इंसान नहीं है। लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं, मेरी बातों का कोई जवाब तक नहीं दिया। वो मुझे इग्नोर कर दी, जैसे मैं उस जगह पर हूं ही नहीं। इसका मतलब क्या है? मैं रात भर सो नहीं पाया। अपने कमरे में जाता था, कुछ देर के बाद निकल के आता था। अगर आधी रात नहीं होती ना तो मैं उस जगह पर रुकता ही नहीं। अब वहाँ से मेरे दोस्त का जो कमरा था जिसमें हम दोनों साथ रहते थे, अब वो एक अन्य लड़के को अपने साथ में रख लिया था। वो थोड़ा दूरी पर था। अब मैं पैदल इतना दूर, वो भी रात के समय, मैं भूत प्रेत से नहीं, आवारा कुत्तों से डरता था। रोड पर वो मैं जैसे देखता था तो मेरी चीखें निकलने लगती थी। मेरी तरफ ना जाने क्यों वो दौड़ पड़ते थे। इस चीज़ से घबराता था। मैं रात भर अपने कमरे में चहलकदमी करता रहा, कभी बाहर आता रहा कि लड़की बाहर गई है तो लौटेगी भी जरूर। लेकिन वो लौटी नहीं। सुबह हो चुका था। सुबह होते ही सबसे पहला काम फ्रेश होने के बाद मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गया। अब पूरी कहानी को उसको बताया। जैसे मैं बात खत्म किया ना, अब दोनों लड़के, एक तो जुगाड़ू दोस्त विजय और उसके साथ में एक और लड़का था, मुझ पर हंसने लगे। अब मेरा जुगाड़ू दोस्त विजय कह रहा था कि ज़्यादा ही पी लिया क्या। मैं कभी कभी पी लेता था हम अपने दोस्तों के साथ में, लेकिन मैं कई दिनों से छुआ तक नहीं था। मुझे मौका ही नहीं मिला था। मैं अपने घर को सजाने संवारने में लगा था। मेरी पत्नी आने वाली थी। अब मुझे फुर्सत नहीं थी। मैं बोला कि नहीं भाई, ये कोई बात नहीं है। मैं दारू नहीं पिया था, हाथ भी नहीं लगाया, नशे की तरफ गया भी नहीं। जो बता रहा हूँ सत्य बात है। लेकिन वो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। कहते थे अगर भूत प्रेत होती तो तुझे इग्नोर नहीं करती, तुझे पकड़ करके और तुझे अपने साथ ले जाती। विजय मेरा जुगाड़ू दोस्त मजाक में ले रहा था। वो ऐसी ऐसी बात कर रहा था कि मैं सुनना भी नहीं चाहता था। वो कह रहा था कि तेरी समस्या जल्द खत्म हो जाएगी, तेरी पत्नी आ जाएगी ना, फिर वो लड़की नजर नहीं आएगी। अब ये सब कुछ मजाक में ले रहा था। मैं कसम अब खा के उसको बता रहा था कि देख दोस्त, जो मैंने देखा है सही बात है। लेकिन वो मानने पर तैयार ही नहीं था। अब बार बार अब वही मजाक के मूड में, हद हो गई। अब तब मैं बोला कि तेरे से बात करना ही बेकार है। अब इसके बाद अब मैं कहूँ ना, उस विषय पर बात ही नहीं हुई। रात को अब वही बात मैं अपने घर में आकर के लेट चुका था। अब कहूँ ना कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं डरा हुआ था कि आज क्या होगा, आज क्या होगा। क्या वास्तव में आज भी लड़की आएगी, वो फिर वैसे ही मुझे दिखेगा? आखिर ये है कौन? और ये जो आईने के पास में ये रोज़ मेकअप करके ये चाहती कहाँ है? और फिर ये लौटती क्यों नहीं है? अगर ये घर इसका है, मैं समझ तो बिल्कुल नहीं पा रहा था। अब भूत प्रेत कहीं से लगती भी तो नहीं थी। हाँ, आश्चर्य जरूर होता था जब वो दरवाज़ा खुलता था अपने आप, जब वो जाती थी और फिर बंद हो जाता था। और तब मैं समझ गया इस लड़की में कोई ना कोई शक्ति जरूर है। अभी भी मैं भूत प्रेत पर अब उसको समझ नहीं पा रहा था कि कहीं से वह भूत प्रेत है। मुझे इग्नोर क्यों करती थी, ये भी रहस्य मैं समझ नहीं पा रहा था। रात हो चुकी थी। आज जरा सा भी आहट होता ना तो मैं घबरा जाता। आ गई क्या, आ गई क्या? मैं उसके इंतजार में था कि कब आएगी, कब आएगी। ना जाने मुझे उस रात क्या हुआ था। दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई थी। आप डर तो था नहीं कि वो अभी तक मुझे कुछ किया नहीं था। मुझे लगा कि हाँ, अब तक अगर वो करना चाहती मेरे साथ में कुछ बुरा तो कर दिया होता। वो मुझे तो बिल्कुल इग्नोर करके मेरे बगल से निकल गई थी और उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं था। इसलिए मैं थोड़ा साहस बढ़ा हुआ था। देखते हैं आज कहाँ जाती है। ये सच समझ करके और खुशबू ले करके ये निकलती है तो जाती कहाँ है। आज मैं इसका पीछा जरूर करूँगा। वही हुआ। 12:30 के 1 के बीच वो खुशबू का झोंका मुझे कमरे में आया और तब मैं समझ गया कि वो लड़की आ गई है। बरामदे में निकलता हूँ, पूरी तैयारी से जूते वूते पहन रखा था कि आखिर मुझे बाहर जाना पड़े तो कोई दिक्कत परेशानी ना हो, भागने में कोई दिक्कत ना हो। एक तरह से मैं प्रिपेयर्ड था। टॉर्च अपने हाथ में ले रखा था कि ज़रूरत पड़ेगी तो
तो अंधेरे में कहीं जाना हो तो टॉर्च का भी इस्तेमाल करूँगा। मैं पूरी तैयारी से गलियारे में आ गया और वही लड़की ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर के सज रही थी, संवर रही थी और मेकअप अपना कर रही थी। हाँ, इस काम में कुछ टाइम जरूर लगा। अब बोला नहीं, जिस जगह पर खड़ा था मैं वहीं खड़ा होकर के अब उसको देख रहा था। आखिरकार अपने आप को कई एंगल से देखा और फिर उसको लगा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और तब वो वहाँ से चल पड़ी। मेरे बगल से गुजरी, एक खुशबू बिल्कुल पास से महसूस हुआ, वो इत्र का खुशबू जो उसने लगाई थी। अब फिर दरवाजे पहुँचती है, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, जैसे उसका कहाँ मान रहा हो। जैसे वो बाहर निकलती ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तब तक मैं भी दरवाजे पर पहुँच गया। दरवाज़ा खोला, दरवाजे से बाहर सांकल लगाया। अब मैं देखने लगा कि लड़की जा कहाँ रही है। अब वो मुझे दूर दिखाई पड़ी, बहुत तेज चल रही थी। मैं भी उसके पीछे लग गया और मैं उसको देखते जा रहा था। अब एक ऐसे रास्ते पर जा रही थी जो रास्ता रेलवे लाइन के आसपास में जा रहा था और वहाँ पर एक पेड़ के पास में चबूतरा बना हुआ था। रेलवे लाइन से कुछ कदम की दूरी पर, या कहूँ कि 200-300 मीटर के आसपास में वो पेड़ था और वहाँ चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर जाके बैठ गई। मैं अब दूर से इंतज़ार करने लगा कि आखिर ये लड़की यहाँ पर आके क्यों बैठी है, क्या कोई आने वाला है, उसका इंतज़ार कर रही है। आज इसका भेद पता लग जाएगा कि आखिर ये है कौन, अब मेरे घर में रात में क्यों आती है, सजती है, संवरती है, खुशबू लगाती है, मेकअप करती है। ये कोई है तो जादूगर नहीं, तभी तो इसके अंदर में पावर है, दरवाज़ा अपने आप खोल देती है, बंद कर देती है। आज इसका रहस्य से मैं वाकिफ़ हो जाऊंगा, कौन आकर के इससे मिलता है। मैं इंतज़ार करने लगा। रात गहराती जा रही थी, एकदम अंधेरी रात थी। वहाँ पर जो पेड़ था ना, वहाँ पर बिजली का खंभा था और बल्ब भी लगे हुए थे, तब वहाँ पर रोशनी थी। अब मैं दूर खड़ा था, वो चबूतरा अभी तक मुझे खाली दिख रहा था, जैसे लड़की किसी के इंतज़ार कर रही हो। बार बार इधर उधर अपनी चेहरा घुमा रही थी, जैसे कोई उससे मिलने आ रहा हो। आधा घंटा बीता, पौन घंटा बीता, 1 घंटा बीता। मैं तो बड़ा बेचैन हो उठा था कि आखिर कब तक इससे कोई मिलने आएगा, किससे मिलना चाहती है, कौन इस जगह पर आएगा। आज मैं सब कुछ जान लूँगा। लेकिन मुझे बड़ा विस्मय हुआ जब उसके पास में कोई नहीं आया और तब वो उठ करके चबूतरे से खड़ी हो गई, इधर उधर देखने लगी, जैसे अभी भी उसको आशा है कि कोई आता ही होगा। लेकिन कोई नहीं आया। अब फिर वो जैसे निराश हो गई थी, चेहरा उसने झुका दिया था। अब कुछ देर तक सोचती रही, अब फिर रेलवे लाइन की तरफ बढ़ने लगी। जब वो रेलवे लाइन की तरफ बढ़ने लगी ना, मुझे लगा कि शायद कोई दूसरा ठिकाना होगा, अब वो दूसरी जगह पर जाएगी। आज इसका रहस्य मैं जान के रहूँगा। अब मैं उसके पीछे लगा रहा। रेलवे लाइन पर पहुँच करके रेलवे लाइन पार नहीं किया, बीच रेलवे लाइन के ट्रैक पर खड़ी हो गई थी। सिग्नल हरा हुआ था। अब मुझे ज्ञान ही नहीं था कि ट्रेन आ रही है। मैं तो उस लड़की के अब हालात में उलझा हुआ था। आखिरकार मुझे ट्रेन की हॉर्न और खड़खड़ की आवाज़ सुनाई पड़ी और तब मेरा ध्यान ट्रेन के साइड में गया और तब तक तो देर हो चुकी थी। वो लड़की, अगर मैं दौड़ता भी ना उसको बचाने के लिए, तब भी मैं बचा नहीं सकता था। और वही जिसका मुझे संभावना था वही हुआ। ट्रेन उसके ऊपर से गुजर चुकी थी। सही कहूँ ना कि मैं चीख पड़ा था। मैं समझ गया था कि उसके साथ में क्या हुआ होगा। ट्रेन उसके रोंदते हुए निकल गई होगी। अब उसका हड्डी गुड्डी अलग अलग बिखरी पड़ी होगी। मैं तो कहूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, वो सब मन में ध्यान लाते हुए। ट्रेन जब गुजर गई ना, तो मैं अपने आप को जैसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। पूरा बदन कंपा रहा था डर से, भय से कि मैं अब क्या करूं, किससे बोलूं, यहाँ एक दुर्घटना हो गई। डरते हुए मैं रेलवे लाइन पर जाता हूँ, हर तरफ देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उसकी डेड बॉडी है कहाँ पर, लेकिन कहीं भी नज़र नहीं आती। निराश भाव से मैं अब कुछ देर वहाँ पर खड़ा रहता हूँ और फिर मैं अपने घर की तरफ लौट जाता हूँ। रात में पूरी तरह से सोया नहीं था।
सुबह इसी घटने पर मैं विचार करते हुए सुबह जब हो गई तब मेरी आँख खुली। आखिर इस लड़की ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, ट्रेन के सामने क्यों आई? जरूर ये प्यार का चक्कर होगा। जिससे मिलने आई होगी, जिस लड़के को पसंद करती होगी, वो लड़का शायद आया नहीं था। तो ये कोई बड़ी उलझन तो नहीं थी। आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। प्यार में ऐसा होता रहता है। इसमें इतना बड़ा अब ये फैसला लेने का क्या हक था उसको, अपनी जान दे करके? ऐसा भला कोई करता है? मैं सुबह में सो गया था। जब मेरी आँख खुली ना तो 12 बज चुके थे। मेरी ड्यूटी भी निकल चुकी थी। अब मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। दोस्त भी नहीं होंगे, वो तो शाम को आएंगे ड्यूटी से, तब उनके घर जा कर के करना क्या है, घर भी ताला बंद होगा। मैं अपने ही घर में रह गया था। अब उसी लड़की के बारे में चिंता कर रहा था। सोच रहा था कि देखो कितना बड़ा उसने अब फैसला ले लिया अपने आप को ख़त्म करके। लेकिन उसकी डेड बॉडी कहाँ गई? मैं अपना अनुमान लगाने लगा कि वो ट्रेन में घिसट करके ना जाने कितनी दूर चली गई होगी। सिहर जाता था मैं उसकी अब कल्पना करके। रात हो गई। अगले रोज़ मेरे परिवार आने वाला था। मेरे पिता आने वाले थे और मेरी पत्नी भी आने वाली थी। मैं उनके इंतज़ार कर रहा था, कब आएंगे कब आएंगे। रात हो गई और तब मैं सोचा कि अपने दोस्त के पास जाऊं। अब मैं कोई भी बात कहूँगा तो मजाक में लेता है, सीरियस होता नहीं। आज की घटना के मैं बयान करूँगा तो उसको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वो मेरी बात पर सीरियस होता ही नहीं, तो ऐसे इंसान से बात करके फ़ायदा क्या होगा। कल जब मेरे पिता आ जाएंगे ना तब उनको सब कुछ बताऊँगा। और वो पुराने लोग हैं, अब समझेंगे कि बात क्या है। रात हो गई और मैं दिन में थोड़ा बहुत आराम किया था सुबह के टाइम में, और जल्दी मुझे नींद आ गई थी खाना खाने के बाद में। फिर मैं अपने बिस्तर पर सो गया था। अब तो निश्चित था कि अब लड़की का एंड हो चुका है। अब वो लड़की उस मिरर के पास में, उस ड्रेसिंग टेबल के पास में कभी नहीं आएगी। हमारे घर में वो दिखाई नहीं देगी। मैं तो मान चुका था। जैसे ही 12:30 बजा, मेरे नाकों के अंदर में वही खुशबू का एहसास हुआ। वही खुशबू जो लड़की लगाती थी। आँख मेरी खुल गई। मैं भौचक्का अब इधर उधर देख रहा, कमरे में नहीं तो खुशबू फिर बाहर से आ रही है। बरामदे में निकलता हूँ और जब मुझे अब उस मिरर की तरफ, यानी अब देखता हूँ ड्रेसिंग टेबल की तरफ, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वही लड़की उसी मिरर के सामने खड़ी होकर के अपने को संवार रही है, सज रही है, कंघी कर रही है। सही मेरी मुंह से चीख निकल गया, लेकिन उस लड़की पर जरा भी असर नहीं हुआ। आखिर उसको चीख क्यों नहीं मेरी सुनाई पड़ी? मैं डरा हुआ था। मैं उसको चीख कर कह रहा था, तुम हो कौन? तुम हो कौन? तुम तो कल मर गई थी, फिर तुम कैसे आ गई? मैं चिल्ला चिल्ला करके डरी आवाज में उसे सवाल कर रहा था, लेकिन वो मेरी हर बात को अनसुनी कर रही थी। और तब मुझे लगा ना, मामला मेरी सोच से कहीं बाहर है। मुझे इस लड़की के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। लड़की के सामने बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे इसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। मैं अपने कमरे में अब आ गया था, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अब मैं कहूँ कि सो नहीं पाया। जब एहसास हुआ कि हाँ अब बरामदे में शांति है, तब मैं हिम्मत करके निकला, दरवाज़ा खोला, गलियारे में झांका। ड्रेसिंग टेबल अब बिल्कुल खाली था। जो भी मेकअप का सामान था अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जैसे मैं ला कर रखा था अब वैसी हालात में था। तो ये सब क्या चल रहा था मेरे घर में? वो लड़की कौन थी? मेरे घर में रात को ही क्यों दिखती है? सज के संवर के आखिर वो चबूतरे पर जाके बैठी होगी, इंतज़ार किया होगा। अब फिर उसी रेलवे लाइन के पास में सिहर गया था। ये सब हो क्या रहा है? ये लड़की मुझे बार बार क्यों ये सब दिखा रही है? मेरे घर में क्यों मौजूद रहती है? चक्कर क्या है? जैसे तैसे रात बीत गई और सुबह 11 बजे के आसपास मेरे परिवार आ गया था। मैं तो इंतज़ार ही कर रहा था। ट्रेन लेट हो गई नहीं तो 9 बजे तक वो लोग आ जाते। जब मैं अपने पिता को देखा तब मुझे चैन पड़ा था। अब इसके बाद मैं थोड़ा देर उनको आराम करने के बाद, नाश्ता पानी कराने के बाद, अब मैं वो सब कहानी बताने लगा।
जैसे जैसे मैं कहानी बता रहा था ना, पिता की मैं शक्ल देख रहा था। उनकी आंखें फैलती जा रही थी, जैसे वो सोचने की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या झूठ है। जब मैं आखिरी बात बोला तब वो शांत रह गए थे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर अचानक पूछने लगे, बेटा ये जो तुम ड्रेसिंग टेबल लाए हो कहाँ से लाए हो? सीधा छूटते हुए सवाल मेरे पर। मैंने बताया कि मैं अपने दोस्त के साथ गया था कबाड़ी मार्केट। आज ज़्यादातर सामान मैं वहीं से लाया हूँ। बजट की कमी थी और इसलिए मैं पुराने सामान को खरीद कर लाया हूँ। पिता कहने लगे कि बेटा ये जो मिरर है, ये जो ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ से लाया है ना उसके पास पहुँचा दे। बेशक वो पैसा दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी रिक्शा ले आ और इसको लोड कर और ले जा। इसको घर में मत रखना, घर में रखेगा फिर वही हालत होगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस अब ड्रेसिंग टेबल से उस लड़की से रिश्ता क्या है। तब मेरे पापा समझाने लगे कि देख बेटा ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना, उस लड़की की आत्मा इससे जुड़ी हुई है। जहाँ पर वो रहती होगी और ना जाने किस कारण से उसकी मौत हुई, मैं तो बता नहीं सकता। लेकिन तुमने बताया ना कि उस चबूतरे पर जाके बैठी थी, इंतज़ार करती रही और आखिरकार निराश होकर के रेलवे ट्रैक पर जाके खड़ी हो गई। एक ट्रेन आई और उसका एक्सीडेंट हो गया। बेटा वही चक्कर है, जल्दी से जितना जल्दी हो सके अपने घर से इसको बाहर निकाल दे और तब ये घर में चैन शांति आ सकती है, नहीं तो यही हालात चलता रहेगा। मैं बोला कि आखिर ये भूत प्रेत थी तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? पापा मुझे समझाने लगे कि देख बेटा वो भी तुझे देख नहीं पा रही होगी, वो तो अपने आईने के माया जाल में फंसी हुई थी और वो समझ रही कि मैं अपने घर में हूँ और वो अपना मेकअप कर रही थी, सज रही थी, संवर रही थी, अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, खुश थी। लेकिन जब उस चबूतरे के पास में जब उसका प्रेमी नहीं आया होगा तब वो निराश हो गई होगी और आखिरकार अपना वो जान दे दिया। इस बात को यहीं ख़त्म कर और जा रिक्शा लेके आ। मैं कहूँ ना कि मैं जल्दी से भाग करके रिक्शा लाया और उस ड्रेसिंग टेबल को लोड किया। कबाड़ी मार्केट पहुँचा। हाँ वो दुकान थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन आखिरकार वो पगड़ी वाला व्यक्ति था तो मैं पहचान लिया। हाँ मैं रिक्वेस्ट किया कि देखिए ये ड्रेसिंग टेबल हमारे घर में अब जगह नहीं है, इसको अपने पास में रख दीजिए। वो हैरानी से मुझे देख रहा था, मुस्कुरा दिया। हाँ कहने लगा कोई बात नहीं, कितने खरीदा था? मैं बताया कि मैं इतने के लिया था। उसने देरी भी नहीं किया, अब पूरा पैसा लौटा दिया। हाँ कहने लगा इसके अलावा कोई सामान जरूरत पड़े तो ले जाना, मैं किफ़ायती दाम में आपको दे दूंगा। मैं वहाँ पर रुका नहीं, जेब में पैसे रखने के बाद सीधा घर लौट गया था। पापा कहने लगे क्या हुआ, दे दिया उसको? मैंने बोला हाँ, समझा दिया कि मेरे घर में जगह नहीं है। वो मान भी गया, अब पूरा पैसा लौटा भी दिया। तब पापा कहने लगे बहुत अच्छा हुआ, अब देखना वो आत्मा इस घर में नज़र नहीं आएगी, जहाँ ड्रेसिंग टेबल होगा वहीं पर जाएगी। अब वो जाने, उसका काम जाने, अब हमारी कोई चिंता नहीं है। और सही में वही बात हुई और उसके बाद में हमारे घर में वो लड़की कभी नज़र नहीं आई। हाँ हमारे पिता 3-4 दिन रहना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको रोक लिया था। मैं पूरा महीना अपने घर में रखा, मैं डरा हुआ था। लेकिन जब लड़की बिल्कुल नज़र नहीं आई और मेरे पिता कह रहे थे कि ये जो काली रात होती है ना, इसमें सब कुछ हो रहा था। और तभी मैं भी समझ गया था कि हाँ पिताजी आप सही कह रहे हो, वो अंधेरी रात। जहाँ तक मुझे याद, 1 महीने के बाद मेरे पिता उस जगह से विदा हुए थे और तब मैं अब अपने डर को अब अपने दिल से बाहर निकाल चुका था। आज समझ गया था कि सब जड़ तो था, वो मिरर था आप या फिर ड्रेसिंग टेबल का पूरा हिस्सा होगा। तो दोस्तों ये थी कहानी प्रवीण जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे मेल आईडी पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, घटना को आप भेज सकते। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। फिर आप अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और अपने आप को ख्याल रखिएगा। मैं कल फिर इसी टाइम मिलता हूँ इसी चैनल पर। नमस्कार।